हेलो गाइस, वेलकम टू द गुड केमिस्ट्री। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखो, हम पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक, कोलरोच लॉ, इलेक्ट्रोलिसिस और सारे गैल्वेनिक सेल सब पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सेकंड लॉ वैसे छोटा सा ही है, पर फर्स्ट अगर समझ आएगा तो सेकंड तो आराम से समझ जाओगे। फर्स्ट में थोड़ी सी चीजें हैं। तो मेरा पर्पस ये है कि इस वीडियो में ना थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊँ, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डिटेल में चीजें आनी चाहिए। वैसे तो क्या है, आपको बताऊं, देखो 2 मिनट में भी खत्म कर सकता हूँ। लोगों ने तो शॉर्ट्स में भी बता रखा है फैराडेज फर्स्ट लॉ। ये फैराडेज फर्स्ट लॉ, ये बस इतना बता रखा है लोगों ने। और उससे क्या समझ आएगा आपको क्या हो रहा है। वेट इज इक्वल टू ये इलेक्ट्रोलिसिस इक्विवेलेंट है, ये करंट है, टाइम, यही है फैराडेज फर्स्ट लॉ। लेकिन इससे बात बनेगी नहीं ना, सिर्फ इतना सा मैं बता दूं, वही बता रखा है लोगों ने। यार आपको थोड़ा सा डिटेल में समझ आना चाहिए कि क्या है फैराडेज फर्स्ट लॉ, क्या बात हो रही है, कैसे हो रहा है, वो सब समझ आना चाहिए, है ना। हम करेंगे, और अगर एक बार आप ये वीडियो देख लोगे तो फिर आप कोई सा भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल समझ जाओगे और काफी डिटेल में, मतलब एंट्रेंस लेवल की क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चैप्टर पढ़ने से पहले, सॉरी, ये वीडियो देखने से पहले आपको मैंने एक वीडियो बनाई है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे। इस पे बनाई है मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे, वो आप देख लो जाके एक बार। उसमें मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। वैसे मैं थोड़ा सा आपको बताया था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल वोल्टेज से करंट यूज करके नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन बनाते हैं। मतलब गैल्वेनिक सेल का पूरा एक्जैक्टली अपोजिट होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो डिटेल में समझना हो तो प्रीवियस वीडियोस देख लो, मैंने बना रखी है। ठीक है, वैसे यहाँ भी समझ आ जाएगा, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर ही दूंगा वीडियो बनाते हैं। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है, देखो जैसे हमारा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मैं सेटअप बनाता हूँ आपके सामने, है ना। आराम से देखो, मजे लो, समझ आएगी आपको चीजें ना। एक सेकेंड, ज्यादा ही बड़ा हो गया कुछ। हाँ, क्या बनाता हूँ, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सेटअप बनाता हूँ। तो आपको पता है, आपको 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, तो मान लो ये पहला इलेक्ट्रोड और ये दूसरा इलेक्ट्रोड भाई। ठीक है जी, और ये ऐसे सर्किट से कनेक्टेड है, पूरा सेटअप है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोलाइट में डूबे में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है ना, ये इसमें है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि आपका ये एक इलेक्ट्रोड होता है, मान लो इलेक्ट्रोड ए है ना, और ये आपका मान लो इलेक्ट्रोड बी है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो ये मेटल होता है वो जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एक तरह से एप्लीकेशन भी होती है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो जो प्योर मेटल है, जैसे मान लो इम्प्योर मेटल रॉड है, ये रॉड है, मैं आपको इलेक्ट्रोलिसिस समझा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, अभी इस पर तो आया ही नहीं हूँ। तो ये इम्प्योर मेटल की रॉड है, तो इम्प्योर मेटल की रॉड में ऐसे यहाँ पर आपका प्योर मेटल यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि एक एप्लीकेशन भी है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, मेटल प्योर मेटल डिपॉजिट हो गया। तो यहाँ तक तो हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात हो गई। अब हमें फैराडेज फर्स्ट लॉ क्यों चाहिए भाई। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमें पता है कि प्योर मेटल डिपॉजिट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, वो आप जाके देख लेना इलेक्ट्रोलिसिस में। फैराडेज फर्स्ट लॉ हमें इसलिए चाहिए कि ये जो प्योर मेटल डिपॉजिट हुआ, ये जो प्योर मेटल डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड पे, हमें ये कैसे पता चलेगा कि कितना है। फैराडेज ने सोचा कि भाई मेटल डिपॉजिट तो हो रहा है, पर हाउ मच, कितना मेटल डिपॉजिट हो रहा है, कितना मेटल डिपॉजिट हो रहा है, इसको जानने के लिए हमें चाहिए फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का पता था कि भाई मेटल डिपॉजिट करता है, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल एक तरह से एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, पर कितना मेटल डिपॉजिट होगा, ये कितना है, ये कैसे पता चलेगा। तो ये पता चलेगा फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से। कैसे पता चलेगा, देखो सिंपल सी बात है कि कितना मेटल डिपॉजिट हुआ है, यानी कि वेट ऑफ अ मेटल, दूसरे कलर से लिख देते हैं, वेट ऑफ अ मेटल डिपॉजिट, वेट ऑफ मेटल या फिर सब्सटेंस, सब्सटेंस लिख देता हूँ, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके चार्ज। तो ये जो चार्ज, जो सर्किट में चार्ज भरा है ना, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। हमने कहा ना कि कितना मेटल डिपॉजिट हुआ, तो ये मेटल या जो भी सब्सटेंस जो डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ पर इस केस में मेटल है, ये जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, चार्ज के। ठीक है, अब इस चार्ज को आप दूसरे फॉर्म में लिख सकते हो। आपको पता है करंट क्या होता है, आई क्या होता है, करंट है, और करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। नॉर्मल फिजिक्स की बातें चल रही है, छोटी क्लास में पढ़ा है। करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से चार्ज हम क्या कर सकते हैं, करंट इनटू टाइम, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इस चार्ज की जगह में करंट इंटू टाइम लिख सकता हूँ। तो बस ये वेट, जो भी वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट इंटू टाइम। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मुझे बताओ ये प्रोपोर्शनलिटी का आपसे मैथ्स चल रही है यहाँ पर। मैंने आपको क्या बताया, ये जो आपका मेटल डिपॉजिट हुआ ये कितना डिपॉजिट हुआ ये बताता है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो मैंने आपको बता दिया वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितना चार्ज है। तो इस चार्ज को मैंने बस करंट की टर्म्स में लिख दिया। ये आपकी नॉर्मल फिजिक्स की या केमिस्ट्री की इक्वेशन है। आपको पता है कि करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब कितने चार्ज कितने टाइम तक चल रहा है वो करंट होता है। तो मैंने उसी फॉर्म में इसको लिख दिया, बस ये जो चार्जेस को करंट और टाइम के फॉर्म में मैंने लिख दिया। ठीक है, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस नॉर्मल मैथ्स कर रहा हूँ। अब सुनते जाओ आराम से। अब जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन तो हटाना पड़ेगा ना आपको। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए वेट इज इक्वल टू, वो ब्लू से करता हूं मैं, वेट इज इक्वल टू जेड, हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखेंगे, ये आई और टी तो है ही, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है ये इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक या फिर इलेक्ट्रोलिसिस इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोलिसिस इक्विवेलेंट, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं हम इसको? इलेक्ट्रोकेमिकल, नॉट इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसी में कांस्टेंट है। ठीक, तो यही है बस आपका फैराडेज फर्स्ट लॉ। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी मैं आपको समझाऊंगा। ये तो फॉर्मूला हो गया, ये तो बहुत लोगों ने समझा रखा है ना। तो ये है, तो हमें पता चल गया कि भाई कितना ये वेट है, कितना डिपॉजिट हुआ। अगर हमें तीन चीजें पता चल गई, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, करंट और टाइम, तो हम बता देंगे कितना मेटल डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? Z क्या है? ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसका यूनिट क्या होगा आपको पता होना चाहिए सब। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे सारी चीजें पता होनी चाहिए। सिर्फ इतना जान लोगे W इज इक्वल टू ZIT, उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो वेट क्या है? वेट डिपॉजिट होगा बराबर Z यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, करंट और टाइम। तो Z की यूनिट क्या होगी? तो अगर मैं Z की यूनिट लिखूं तो ये क्या है? वेट क्या है? किलोग्राम अपॉन में IT क्या है? ये Q है, तो किलोग्राम अपॉन चार्ज यानी कि कूलम। चार्ज किसमें होता है? कूलम। समझ आ रही है ना? यूनिट बता रहा हूं। तो ये Z की यूनिट है। Z मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की यूनिट भी पता चल गई आपको, किलोग्राम पर कूलम या फिर ग्राम पर कूलम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये आपकी यूनिट हो गई। ठीक है, किलोग्राम पर कूलम या फिर ग्राम पर कूलम, ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की यूनिट हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं आपके सामने कुछ इक्वेशंस लिखता हूँ, यहाँ तक समझ आएगा ना आपको? अब आपके सामने में कुछ इक्वेशन लिखता हूँ, आपको समझ आएगा चीज अच्छे से। जैसे मान लो ये एक सिल्वर आयन है, ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने ऐड किया और बन गया ये सिल्वर मेटल सॉलिड। ठीक है, सिमिलरली अगर एक और लिखता हूँ मैं, मान लो एक और लिखता हूँ इक्वेशन। मान लो ये कॉपर आयन है, इसने 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड किया और ये बन गया कॉपर मेटल। ठीक है, तीसरा लिखता हूँ, मान लो एक और लिख लेता हूँ, ये एल्यूमिनियम आयन है Al3+, इसने 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिए और ये बन गया एल्यूमिनियम सॉलिड मेटल। अब मेरे को एक बात बताओ, ये क्या है? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, नंबर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1 मोल। ऐसे ये क्या है? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे ये क्या है? 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कुछ बच्चे इसको सिर्फ नंबर ऑफ एक इलेक्ट्रॉन समझते हैं। एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आपने देखा जब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ 1 आयन एटम में, सॉरी 1 सिल्वर आयन में, 1 मोल ऑफ सिल्वर आयन में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो आपका सिल्वर मेटल बन गया। तो ये कितना सिल्वर मेटल है? यानी कि मोलार मास जितना, क्योंकि 1 मोल की बात होती है तो मोलार मास। तो सिल्वर का मोलार मास अप्रोक्सीमेटली कितना होता है बताओ? अप्रोक्सीमेटली 108 होता है। ठीक है, सिमिलरली कॉपर का मोलार मास कितना होता है? कॉपर का मोलार मास अप्रोक्सीमेटली 64 होता है। ठीक है, मोलार मास की बात हो रही है। सिल्वर का मोलार मास 108, कॉपर का मोलार मास 64, एल्यूमिनियम का मोलार मास अप्रोक्सीमेटली 27 ग्राम होता है। अब मुझे एक बात बताओ, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ने 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट कर दिया। यहाँ पर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो सिमिलरली 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ने कितना कॉपर डिपॉजिट किया? 64 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट किया।
ये मोलर मास है, ये सब क्या है, मोलर मास, ध्यान रखना, ये सब क्या है, मोलर मास की बात हो रही है। सिल्वर का मोलर मास, कॉपर का मोलर मास, एल्यूमिनियम का मोलर मास। सिमिलरली 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ने कितना ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट किया, 27 ग्राम ऑफ, पर यहाँ पर 3 मोल ऑफ। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ग्राम ऑफ मेटल डिपॉजिट कर रहा है, तो आप कैसे करोगे, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप ये जो मोलार मास लोगे, मोलार मास लोगे और इसको नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 108/1। अगर मैं आप पूछूं 1 मोल ऑफ, ये तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ने 64 ग्राम ऑफ मेटल डिपॉजिट करा या मेटल बनाया यहाँ पर, ठीक है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ने 64 ग्राम मेटल बनाया। सुनते हो चीजें, तो अगर मैं पूछूं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ग्राम ऑफ मेटल बनाएगा, तो उसको बस मोलार मास, ये मोलार मास को नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दोगे, तो जो भी आएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ने कितने ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट किया वो करूंगा, तो मैं क्या करोगे, ये मोलार मास से मुझे पता है, तो मोलार मास से नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर दोगे, तो वो उतने ग्राम 1 मोल में। तो हम यहाँ से इस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इससे मैं क्या समझा, इस चीज से आप क्या समझे कि अगर मैं पूछूं आपसे वेट बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेट बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो, वेट बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर मैं आपसे पूछूं वेट बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो किसके बराबर होगी, मोलार मास। देखो यहाँ पर ऐसे तो कर रहे थे, मोलार मास बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोलार मास ही मोलार मास है ना, किसी भी मेटल का, जैसे कॉपर का मोलार मास, और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मोलार मास बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि M/N लिख देते हैं हम शॉर्ट। तो अगर आपने यहां से क्या समझा कि अगर हमको वेट निकालना है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना वेट प्रोड्यूस करेंगे या डिपॉजिट करेंगे, तो होगा मोलार मास उस मेटल का, जो भी मेटल होगा उसका मोलार मास। जैसे यहाँ पर सिल्वर है तो 108 मोलार मास, कॉपर है तो 64, एल्यूमिनियम है तो 27, तो मोलार मास और कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन का या 2 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो M/N, ठीक है। तो ये हो गया वेट बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वेट की बात हो रही है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं चार्ज बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पर वेट हो गया 1/1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं चार्ज बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चार्ज बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 1 मोल ऑफ, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, चार्ज बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो Q इज इक्वल टू चार्ज बाय 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज बाय 1 इलेक्ट्रॉन इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ये क्या है, चार्ज बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ने कितना चार्ज किया। ध्यान रखना 1 मोल और 1 इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस होता है, 1 मोल मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो हमसे पूछ रहे हैं कि चार्ज बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो चार्ज बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा चार्ज बाय 1 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, 1 मोल की नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन और एवोगैड्रो नंबर, तो उसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और एवोगैड्रो नंबर होता है आपका 6.023 इंटू 10⁻23। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो चार्ज बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ 96,500, जो कि पता क्या है, जो कि आपका है फैराडेस कांस्टेंट। तो अगर आपको पता करना है कि फैराडेस कांस्टेंट कैसे निकालना, तो ऐसे निकालते हैं कि चार्ज बाय 1 इलेक्ट्रॉन इनटू एवोगैड्रोस नंबर, ये एवोगैड्रोस नंबर होता है, ठीक है। तो हमें 2 चीजें पता चली यहाँ से कि वेट अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, मोलार मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी 96,500। अब देखो जरा, अब मेरे प्रीवियस पेज पे जाओ, प्रीवियस पेज पे मैंने आपको क्या बोला था, ये क्या है, वेट डिपॉजिटेड बाय सब्सटेंस, टोटल वेट की बात हो रही है यहाँ पर, 1 मोल की बात नहीं, टोटल वेट कितना डिपॉजिट हुआ इसकी बात हो रही है। अब देखो ये जो Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसका मैंने आपको क्या बताया था, ये किसके बराबर होता है, वेट W अपॉन चार्ज, ये देख लो ना, IT क्या है, IT चार्ज ही तो है, ये IT चार्ज, तो Z जो बराबर होता है वो होता है वेट बाय चार्ज, ये होता है। तो अगर मैं यहाँ पर इस Z की जगह जो W बाय चार्ज होता है
उसकी जगह ये डालो m/n अपॉन फेराडेज। ये देख लो, नहीं तो वो ये वेट बाय चार्ज। तो बस इसी को मैं, जो हमारा फेराडेज इक्वेशन जो मैंने अभी बनाई थी, क्या बनाई थी पहले, वेट डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इनटू आई इनटू टी, ये बनाई थी मैंने, जिसमें z क्या होता है, z होता है वेट बाय ये वेट, और बाय ये आई टी क्या, चार्ज, वेट बाय चार्ज। ठीक है, तो इस वेट बाय चार्ज, और अभी मैंने वेट बाय चार्ज आपको पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का वेट मैंने कैलकुलेट किया m/n, और पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने कैलकुलेट किया 96,500 कूलम। तो बस वो वैल्यू मैं यहाँ पर प्लग इन करूंगा z में, तो ये वेट डिपॉजिटेड हो जाएगा z यानी कि मोलार मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय ये वाला, ये वेट आ गया, अब ये चार्ज डिवाइडेड बाय 96,500 कूलम। तो डिवाइडेड बाय की जगह में अपॉन में ऐसे लिख देता हूँ 96,500, नॉर्मल मैथ चल रही है बस यहाँ पर, और ये आई टी तो है इनटू आई डॉट टी। ठीक, तो ये आपका आ गया पूरा वेट डिपॉजिटेड बाय सब्सटेंस। तो अब आप देख लो इस फॉर्मूले से, इसी को बोलते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यही है। आप यहाँ पर समझे, अब यहाँ पर आपको जब भी न्यूमेरिकल आएगा और आपको अगर मोलार मास दे रखा हो उस सब्सटेंस का, जिस भी सब्सटेंस की बात हो रही है, चाहे सिल्वर हो कॉपर है, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वो बताओ, फैराडेज ये तो कांस्टेंट है ही, आपको पता ही है, उसके बाद कितना करंट पास हो रहा है और कितना टाइम पास हो रहा है, ये सब आपको अगर पता होगा तो आप आराम से ये वेट निकाल सकते हो, वेट ऑफ उस सब्सटेंस का निकाल सकते हो। समझ के बात? तो ये जो है, ये फैराडेज लॉ की जो इक्वेशन है उसको आप प्रॉपर्ली ऐसे जब तक नहीं बनाओगे आपके इक्वेशन पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, जिसमें m क्या है, मोलार मास, ध्यान रखना m क्या है, मोलार मास, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, फैराडेज कांस्टेंट, I क्या है, करंट, और ये क्या है, टाइम। ठीक है, तो ये है फैराडेज फर्स्ट लॉ, और फैराडेज फर्स्ट लॉ बताता है आपको कि कितना वेट डिपॉजिट हुआ। तो आपने डिटेल में समझ लिया, तो जब आपके न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको ऐसे ये सारी चीजें पता होगी, या फिर आप निकालोगे और आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, तो मैं अब कंक्लूड करता हूँ इस वीडियो को कि फैराडेज लॉ या फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये बताता है कि भाई कितना मैटर या कितना सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ, यानी कि उसका वेट बताता है, जो कि बराबर होता है मोलार मास, जो भी वो सब्सटेंस है वो उसका मोलार मास, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं ट्रांसफर, इनटू फैराडेज कांस्टेंट ऐसा अपॉन में, इनटू करंट और इनटू टाइम। ये सारी चीजें हमें पता चल जाए तो हम वेट बता देंगे कि कितना वेट डिपॉजिट हुआ। समझ आ गई बात? ये है आपका फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि इसी का बस रीअरेंजमेंट है। ये जो हमने इक्वेशन बनाई है ना फर्स्ट लॉ में, इसी का रीअरेंजमेंट है, कुछ हम रीअरेंजमेंट करेंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज मत हो। ठीक है, तो ये आप समझ गए कैसे कैसे आई सारी चीजें, मोलार मास कैसे है, एन कैसे है, मैंने आपको बताया था, कंफ्यूज तो नहीं हुआ ना आपको? यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैंने निकाला था वेट बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो होता है मोलार मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैंने z जो हमारा जो प्रीवियस इक्वेशन में जो z था, प्रीवियस इक्वेशन में जो हमारा z था, ये वाला z आ गया सेकंड, हमारे जो प्रीवियस इक्वेशन में जो z हुआ करता था ना, ये z जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, ये मैंने आपको बताया था किसके बराबर होता है, अगर इसी फॉर्मूले में z निकाले तो ये वेट अपॉन ये क्या, आई टी क्या, चार्ज, तो वेट अपॉन चार्ज होता था। तो बस इसी वेट अपॉन चार्ज की जगह मैंने वो m/n, इस वेट की जगह m/n डाला, और इस चार्ज की जगह वो फैराडेज कांस्टेंट, क्योंकि हमने वेट किसका लिया, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का वेट लिया, जो कि बराबर होता है मोलार मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज किसका लिया, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, जो कि बराबर होता है फैराडेज कांस्टेंट के। तो 96,500 उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो वो डाला मैंने इस z की जगह, बस इस z की जगह डाला, तो आपका इक्वेशन जो बनी वो फाइनली ये बन गई। ठीक है, और ये आपका फैराडेज फर्स्ट। ठीक है, अब इस पर अगर क्वेश्चन आप हो तो करना सॉल्व, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ फैराडेज। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।